Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, नमस्कार दोस्तों, बजट 2022 अब आ चुका है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, इस बार का जो बजट है 39.44 लाख करोड़ रुपए का बनाया गया है, जो कि पिछले साल से 3 से 4% बढ़ा है। पिछले साल का बजट 47.44 लाख रुपए करोड़ रुपए था, 37.44 लाख करोड़ रुपए, सॉरी दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हर बजट की, कि देश के क्या वो हर वर्ग तक पहुंच पा रहा है। जैसे कि धर्म, जाति, लिंग और आपका आर्थिक असमानता से परे जब बजट चला जाता है, तभी कहा जाता है कि देश के हर वर्ग को फायदा हुआ और देश को फायदा हुआ बोला जाता है। तो दोस्तों, इस बार का पॉलिटिकल मुद्दा यही था कि आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं था, सब कुछ पूंजीवादी के लिए था, पूंजीपति के लिए था, और गरीबों के लिए कुछ नहीं था, रोजगार के लिए कुछ भी काम नहीं किया गया। तो आखिर बजट का विशेष उद्देश्य क्या था, ये भी समझना जरूरी है। अगर ये नहीं था तो बजट का मेन उद्देश्य क्या था ये, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे ना ही पक्ष की ना ही विपक्ष की, बात करेंगे निष्पक्ष और निष्पक्षता की, सीधे फुली ट्रांसपेरेंसी से। तो इस बार के बजट को ध्यान में रख के बनाया गया है फ्यूचर को। इसीलिए इस बजट में चुनावी असर नहीं दिखा है, लोगों को लालच नहीं दी गई है, लोभान्वित नहीं करा गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इंडिया का गोल है 2025 तक 5 ट्रिलियन इकॉनमी का बन जाना, उसके लिए करा गया है। और 2047 तक, मतलब कि जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, आज़ादी का अमृत काल मना रहा होगा, तब तक में इंडिया को एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन के लिए आगे बढ़ा देना और कर देना। इसके लिए पीएम गति शक्ति योजना बनाया गया है, मिशन बनाया गया है। और तो और 2070 तक इंडिया को एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाने का इसका मेन उद्देश्य है। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। दोस्तों, जो पिछली बार का बजट था वो कोविड के दौरान बनाया गया था, तो हेल्थ सेक्टर पर उस पर ज़्यादा काम किया जाना चाहिए, तो उस पर हेल्थ सेक्टर पे काम किया गया था, हेल्थ सेक्टर पर आधारित था। लेकिन इस बार का जो बजट है, कोविड से निकलने के बाद जो अब कारखाने खुले हैं और जो प्रोडक्शन रेट हमारा बढ़ना है, उसके लिए इस बजट पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। तो इस बार के बजट के कुछ मेन मुद्दे यही थे कि कारखानों का बंद हो जाना, प्रोडक्शन का कम हो जाना, बेरोजगारी का बढ़ जाना, आर्थिक असमानता का बढ़ जाना, गरीबी का बढ़ जाना और महंगाई का बढ़ जाना। इन सारे पहलुओं से निकलने के लिए इस बजट को बनाया गया है। तो दोस्तों, बजट के 4-5 कुछ मुख्य पिलर हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का 134% बढ़ जाना। क्या खर्चा, मतलब कि अगर हम खर्चा किस पे करेंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे, तो 134% बढ़ जाना। इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बजट का, ठीक। दूसरी चीज़ है जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं, अब अपना रनिंग अप में उनको लाने के लिए इमरजेंसी लोन सिस्टम का भी जो है खर्चा बढ़ाया गया है, इस पर पैसे दिए गए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिजिटलाइजेशन पर ध्यान दिया गया है। तो डिजिटलाइजेशन का मतलब मेरा ये है कि देश के हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का प्रवेश कर देना, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ट्रेन हो, मतलब कि रेलवे हो, रोड हो, हर चीज़ में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रवेश कर देना, ठीक। तीसरा सबसे बड़ा इस बजट का उद्देश्य ये है कि फिजिकल डेफिसिट सीधा सीधा हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ा है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान हैं, ये आपको बहुत आसानी से समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। और दोस्तों, इस बजट में डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके लिए एक स्टेबल टैक्स सिस्टम बनाया गया है और डिजिटल करेंसी इंडिया की खुद की आने वाली है, उसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी चीज़ को जानने के लिए ये है कि सरकार अपने पैसे कहाँ खर्च कर रही है, हम अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, और सरकार हमसे पैसे कहाँ से ले रही है। तो पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरह से पैसे खर्च होंगे, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 134% है, जैसा कि मैंने बताया। इसके लिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया, जैसे कि रेलवे हो गया, रोड हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, और एयरपोर्ट हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया। ऐसे सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया है। रेलवे में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात करी गई है, वंदे भारत ट्रेनों की बात करी गई है। एक काम करते हैं, रेलवे को हम बाद में समझाते हैं, क्योंकि आपके मन में प्राइवेटाइजेशन के लेकर जो राय बनी है कि रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है उसको हम दूर करना चाहेंगे। फिलहाल बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। तो 25,000 करोड़ रुपए जो है नेशनल हाईवे के लिए दिए गए हैं, जिससे कि रोड के लिंक जो हैं और ज़्यादा बड़े हो सकें। और दोस्तों, एग्रीकल्चर की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में करी गई है। जैसे कि आप लोग देश में बहुत सारे अभी तक के डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ था। ड्रोन मोड डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म्स जो होंगे ड्रोन मोड तरीके से होंगे। दोस्तों, मतलब कि हमारे देश में ज़मीन का डेटा रखना बहुत ही सहज रहा है, तो उस डेटा को ड्रोन मोड और सैटेलाइट तरीके से जब रखा जाएगा तो एक
मतलब कि सिक्योर रह सकेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कृषि के लिए कि कृषि में डाइवर्सिटी लाने पर काम किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाने पर काम किया गया है, जिससे कि पराली जैसी समस्याओं से जो देश जूझता है ठंडियों के वक्त पर वो ना जूझे। और कृषि में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी का प्रवेश होना। टेक्नोलॉजी के प्रवेश से और हमारा प्रोडक्शन रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा हो पाएगा। बात करते हैं हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की, तो हमारे देश में स्टार्टअप्स की कमी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ाने के लिए काम किया गया है, जिससे कि देश में स्टार्टअप्स खुल सके। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग कर रहा है और आगे भी अच्छी रैंकिंग कर सके। और दोस्तों इसलिए देश सरकार ने इमरजेंसी लोन सिस्टम लाया है, जिससे कि बिजनेस जो है आसानी से रन अप हो सके, ठीक है, और लोग आसानी से पैसा उठा सकें बाज़ार से और आसानी से लगा सकें, ठीक। और अगली बात यहाँ पे ये करी गई है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हॉस्पिटल की दवाओं से ज़्यादा हॉस्पिटल को डेवलप करने पर, डिजिटलाइज करने पर ध्यान दिया गया है, जिसके लिए 6 लाख करोड़ रुपए लगाए गए हैं इस बजट के अनुसार। और दोस्तों इसी तरह से एजुकेशन के सेक्टर में बात करें तो करीब 200 चैनल जो है खोले जाएंगे क्योंकि एजुकेशन के लिए 2 राय हैं, उनको बाद में हम समझाएंगे। पहले हम ये समझाना चाहेंगे कि एजुकेशन में इन्होंने डिजिटलाइज करने की बात करी गई। जो डिजिटल डिवीज़न था कोविड के पीरियड में, जैसे कि गांव के बच्चे बहुत सारे क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे थे, ऑनलाइन क्लास लेने में नहीं समर्थ हो पाए थे, उसी तरह से शहर के भी बच्चे थे बहुत से जो ले नहीं पा रहे थे। इसलिए सरकार ने 200 टीवी चैनल चलाने की बात करी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत अच्छी कोशिश। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने पर ध्यान दिया जाएगा और एजुकेशन पे एक अच्छा खासा बजट इस बार बनाया गया है। तो दोस्तों इस बार की बात करें, ये जो इतने पैसे सरकार लाई कैसे इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि इस बार का जो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? चालू वित्तीय वर्ष का घाटा। चालू वित्तीय वर्ष का घाटा कैसे? हमने जितनी चीज़ें खरीदी उससे ज़्यादा पैसे अगर बर्बाद हो जाते हैं तो ये हमारा नुकसान में आ जाता है। तो इस बार 6.8% है इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट है, और पिछले साल का जो अनुमान लगाया जा रहा है 6.9% होने के अनुमान है। तो और हमारे जो 2025 तक जो टारगेट लिया गया है 4.5% करना है। तो ये जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट कम होगा हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सरकार के पास कोई अच्छा और ख़ास जवाब नहीं है। और दोस्तों बात करें हम स्टेबल टैक्स सिस्टम की, तो इसमें सरकार ने कोई स्पष्ट बताया नहीं गया है कि कैसे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेंगी और पे करेंगी। और दोस्तों जैसे कि आप लोग देखते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजर्व बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बनाने वाला है। सबसे बड़ा ऐलान ये हुआ। दूसरा सबसे बड़ा ऐलान ये जो है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसी करेंसीज जो हैं, जितनी भी वर्चुअल करेंसीज हैं इन वन वर्ड, उन पर 30% टैक्स लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 30% टैक्स लिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी हम आपको एक स्टेटमेंट सुना देते हैं, जैसे कि आप लोग के मन में डाउट होगा कि क्रिप्टो क्या लीगल है या नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो क्रिप्टो में देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जो पहले आता है इन चीज़ों में उसको तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो बाद में इस बिज़नेस में आता है उसको नुकसान होता है, ठीक है। फिलहाल हमारे जो CBDT के चेयरमैन है, सेंटर फॉर डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के चेयरमैन हैं JB महापात्र, उन्होंने कह दिया है कि क्रिप्टो इज़ नॉट लीगल। और सरकार ने इस पर टैक्स लेने का रीज़न ये बताया है कि सरकार इस करेंसी को गहराई से जानना चाहती है और इसकी जड़ों तक जानना चाहती है। ये समझना चाहती है सरकार की इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस किस तरह से चलता है, जिसको समझकर सरकार एक नई रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी इन डिजिटल करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है दोस्तों। समझ रहे होंगे आप लोग मेरे पॉइंट को। अब दोस्तों हम अपने पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं ये भी समझा देते हैं। ये तो सरकार के पैसे की खर्च के तरीके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि जैसे ही बजट आया वैसे ही सोने और चांदी के दाम घटने लग गए, और इससे सोने और चांदी के दाम घटने से बहुत कुछ असर दिखने लग जाता है। 125 रुपये सोने के घटे और 339 रुपये दिल्ली सराफा मार्केट के अनुसार सिल्वर के घटे, चांदी के घटे। तो दोस्तों NSO और जो SBI है, इन दोनों का रिसर्च डेटा के अनुसार ये कहा जाता है कि इस साल और मतलब कि बीते कई सालों से, जब से कोविड पीरियड लगा है और उसके पहले से भी, लोगों में फैमिली सेविंग्स की जो है ख़त्म होती जा रही है। मतलब कि लोगों की फैमिली सेविंग्स कम होती जा रही है। 38,444 करोड़ रुपए इस बार बची है सिर्फ, जो कि पिछले साल से सिर्फ अभी तक 11% कम हो चुकी है। तो जब लोगों की सेविंग्स खत्म होंगी तो जब लोगों की सेविंग्स खत्म होगी तो लोगों का क्या बढ़ेगा? डेप्ट बढ़ेगा, मतलब कि कर्जा बढ़ेगा। लोगों की खपत खत्म होगी तो लोगों का कर्जा बढ़ेगा, और कर्जा इस बार का 7.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है, 1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो
आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि लोगों के पास पैसे हैं नहीं, इसलिए वो लोगों का जो रुझान है वो सोना और चांदी खरीदने में नहीं है, इसलिए इनके दाम जो है घटते जा रहे हैं। और दोस्तों प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर PFCE डेटा के अनुसार जो है लोगों को जो असली पैसा जो खपत हो रही है वो खाने पीने के खर्चे में जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस साल करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खाने पीने के खर्च में यूज़ करे गए, और जबकि जो इस बार कम गिरावट जो दर्ज देखी गई वो गोल्ड जैसी चीज़ों में देखी गई, रेस्टोरेंट जैसी चीज़ों में देखी गई, मॉल जैसी चीज़ों में लोगों ने कम से कम पैसे खर्च करे खाने पीने की चीज़ों के मुकाबले। ठीक है, और दोस्तों अब हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं इस बार का कैपिटल मार्केट जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़े हैं। आप लोगों ने देखा होगा निफ्टी का जो शेयर है इस बार 39% से 45% हो गया है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स काफ़ी तेज़ी से हमारे यहाँ देश में बढ़ते जा रहे हैं, और जो 60 था हमारा जो सेंसेक्स है एक वक्त पे 60,000 को क्रॉस कर गया था, तो देश में काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाई गई थी। तो ये सब हमारे छोटे निवेशकों के द्वारा संभव हो पाया था। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरे पॉइंट को जो मैं समझाना चाहता हूँ। और दोस्तों इस बार का जो IPO राशि है वो अच्छी खासी जुटा ली गई है। तो इस तरह से इन जगहों से, शेयर मार्केट जैसी जगहों से पैसे जो है सरकार जुटा रही है और इन पैसों को वहाँ लगाएगी, और टैक्स जैसी जगहों से तो हमने आपको बता दिया। फिलहाल दोस्तों अब बात करते हैं एक सेपरेट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस बार बजट जो 12,282 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि 10 से 11,000 रुपए इस बार फ़ायदा मिलने की चांसेस हैं। दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सरकार ने मेनली डोमेस्टिक प्रोडक्शन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है, जिससे कि हम अपने घरेलू उत्पाद पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो सकें और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकें। इसलिए सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे ये आती है कि सरकार ने मशीनों को लाने के लिए इन कपड़े उद्योगों में अच्छे खासे इंसेंटिव इन लोगों को देगी, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें आ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे के बारे में। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं रेलवे के बारे में। दोस्तों जो इस बार का रेलवे का बजट है वो इको फ्रेंडली बनाया गया है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाया गया है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, पटरियां नहीं बिछाएंगे, या हम बांध नहीं बनाएंगे जिससे कि नदियों को नुकसान हो। ऐसा सब कुछ होगा, लेकिन कौन कौन से सोर्सेस आप बढ़ा रहे हैं जो पर्यावरण पर निर्भर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इको फ्रेंडली का मतलब बस इतना ही होता है, ठीक है, बजट की नज़रों में और व्यापारिक नज़रों में। ठीक है, तो पहले रेलवे को समझने से पहले, इसके निजीकरण की राय बनाने से पहले आपको हम समझा देते हैं PM गति शक्ति योजना के बारे में, जो कि करीब 1 ट्रिलियन रुपीस की बनाई गई है। तो इस योजना के करीब, तो दोस्तों इस योजना में करीब 6 पिलर्स हैं। ठीक है, पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, फिर प्रायोरिटाइजेशन, फिर ऑप्टिमाइजेशन, फिर सिंक्रोनाइजेशन, फिर एनालिटिक्स, फिर डायनामिक्स। तो इसके करीब 6 पिलर हैं। कॉम्प्रिहेंसिवनेस में बोला गया है कि सभी मिनिस्ट्रीज जो हैं, इसमें करीब 7 मिनिस्ट्रीज आती हैं, जिनमें रेलवे और रोडवे भी है, और पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है, ठीक है, सी पोर्ट भी है। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं एक जगह पर, एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक छत के नीचे काम करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रायोरिटाइजेशन में बताया गया है कि इनमें सेक्टोरल इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा। मतलब कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई रोड बनती है, तो उस रोड को पहले रोड बना दी जाती है, फिर रोड खोदी जाती है वाटर लाइन डालने के लिए, फिर रोड बनाई जाती है, फिर रोड खोदी जाती है सीवर लाइन डालने के लिए, फिर रोड बना दी जाती है और फिर रोड खोदी जाती है गैस लाइन डालने के लिए। नहीं, ऐसे काम होगा तो हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा खर्चा होंगे। तो दोस्तों इसी को रोकने के लिए और काम को एक सिस्टमैटिक ढंग से करने के लिए प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस को रखा गया है। और ऑप्टिमाइजेशन में बस यही बात बोली गई है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करेंगे, जिससे कि कम खर्चों में चीज़ों को बना लें। अब ऐसे अगर हम रोड को बनाएंगे तो हमारे खर्चे ज़्यादा आएंगे, लेकिन हम काम को एक हिसाब से करेंगे, एक सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे, तो काम में खर्च नहीं आएगा, खर्चे नहीं आएंगे। आप समझ रहे होंगे हमारे पॉइंट को जो हम समझाना चाहते हैं। देन इसी के बाद सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही अच्छा प्रोसेस है इसका। मतलब कि जब इतने सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं, मिनिस्ट्री सॉरी, तो इनके कोऑर्डिनेशन में और कोलैबोरेशन में थोड़ी कमी आने लग जाती है, जैसे कि करप्शन जैसे मामले उठने लग जाते हैं। तो इनके बीच मतभेद ना हो, लड़ाई ना हो, इसमें कहा गया है कि किसी को भी अपने काम को और अपने बारे में डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद का अपना एक स्टैंड अलोन डेटा बना लेंगे, और जो कि किसको देंगे, आप सीधा सरकार को देंगे। मतलब कि काम एक साथ करेंगे, एक छत के नीचे करेंगे, लेकिन वो डेटा किसके पास होगा, सरकार के पास होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। देन इसी के बाद दोस्तों एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स में ये बोला गया है कि आप अगर कोई योजना जैसे कि कोई भी होती है, उसका जितनी भी मटेरियल है, जितना भी रॉ मटेरियल है और जितनी भी चीज़ें हैं, सामान की ज़रूरत है,
वो सब एक ही जगह पर मौजूद रहेगा, जिससे कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं पड़ेगा और कम रुपए में चीज़ों को बना दिया जाएगा। इससे हमारी जो है रफ्तार बढ़ेगी काम की, डायनामिक्स में यही बोला गया है कि इससे हमारे काम की रफ्तार बढ़ेगी, जिसको हम विजुलाइज और मॉनिटर कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक छत के नीचे इतने सारे डिपार्टमेंट को लाकर ये काम कराने का एक तरीका है, जो इसलिए पीएम गति शक्ति योजना में इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम बता देते हैं कि ये बजट में, हमारा बजट में इन्वायरमेंट की जो बातें हैं वो क्यों उठी। तो UNFCCC मतलब कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर एक 2021 में एक कन्वेंशन होती है। कहाँ पर होती है? ग्लासगो समिट होता है स्कॉटलैंड में, यूके में। ठीक है, तो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच जब ये समिट चल रहा होता है तो कई सारे देश आए होते हैं दुनिया के। तो यहाँ पर बात होती है कि हम अपने क्लाइमेट को कैसे बचाएं, ये हमारा मेन मुद्दा रहता है। इसीलिए यहाँ पर कोल, फॉसिल फ्यूल और जितने भी हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिस पर हम डिपेंड रहते हैं, वो हम डिपेंड नहीं रहेंगे और हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हम उस पर डिपेंड रहेंगे। और तो और अपनी एक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको, इमिशन को कम करने की बात करी गई है, कार्बन इमिशन को कम करने की बात करी गई है और अपनी इकोनॉमी को एक ग्रीन एनर्जी प्रमोट करने की बात करी गई है, एक ग्रीन इकोनॉमी बनाने की बात करी गई है। मतलब कि पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करने की और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की, सतत पोषणीय विकास करने की बात करी गई है। आप इसको समझ में आ रहा होगा मेरी बातों को। तो यहाँ पर पीएम मोदी अपना जो स्पीच देते हैं, यहाँ वो बताते हैं कि भारत जब अपना पंचामृत मतलब कि 5वां अमृतकाल मना रहा होगा, मतलब कि जब भारत 150 साल का हो चुका होगा 2070 तक, तब तक में भारत एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ रेलवे के बजट से अब मेरा यहाँ पर क्या रिलेशन है? रेलवे के बजट में ये बताया गया है कि रेलवे में अगर काम किया गया तो 2030 तक रेलवे इंडिया का पहला सेक्टर होगा कार्बन न्यूट्रल। जी हाँ, और तो और रेलवे के लिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बनाया गया है, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है पहले ये बता देते हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी फिलहाल इंडिया में 12% है। लॉजिस्टिक कॉस्ट उसे कहते हैं जो हम जितना अनुमान लगाएं, आम शब्दों में जितना हम अनुमान लगाएं पैसों का, उससे कम रुपए में चीज़ों को हम यूज़ करके खर्चा करें। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट दोस्तों अमेरिका जैसे देशों में 5-6% होता है, लेकिन इंडिया में अभी 12% है। तो इसको कम करने का रेलवे एक बहुत बड़ा साधन है। तो रेलवे के लिए जो बड़ी अनाउंसमेंट हुई है वो 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाने की बात हुई है। और वंदे भारत ट्रेनें बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये वंदे भारत ट्रेनें अपनी फुल स्पीड पे चल सकें, क्योंकि अभी वंदे भारत ट्रेनों की स्पीड 200 तक भी नहीं पहुंच पाई है। जी हाँ, 170 से 180 के बीच इनकी रफ्तार रहती है किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन अभी 200 से 250 तक इनकी रफ्तार को लाना है, ये भी बहुत बड़ा टारगेट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, मतलब कि व्यापार का और माल का। तो इसलिए सप्लाई सिस्टम की बात करी गई है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के बारे में कहा गया है। इसके लिए 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे और हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे कि माल की आवाजाही बहुत तेजी से और बहुत ही कम समय में, कम लागत में हो सके। ठीक, और इसी के बाद दोस्तों रेलवे के आउटसोर्सेज जो हैं उनको डेवलपमेंट करने की बात करी गई है। जैसे कि आप रेलवे की पटरियों के लिए जो स्टील्स आती हैं, ठीक है, वो किसी प्राइवेट कंपनी से आती है, टाटा TTML, ठीक है, टाटा स्टील से आती हैं। और जो हॉर्स पावर के इंजन्स बनते हैं लोकोमोटिव के, वो कहीं और से आते हैं, दूसरी कंपनी से आते हैं। तो रेलवे के जितने भी प्राइवेट सोर्सेज हैं उनको रेलवे से जोड़ देना, समझ रहे हैं आप? जितने भी प्राइवेट सोर्सेज हैं उनको जब रेलवे से जोड़ दिया जाएगा, इट्स अ प्राइवेटाइजेशन, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन। तो मतलब कि रेलवे से जब ये प्राइवेट कंपनी जुड़ जाएंगी तो वो डायरेक्टली और सीधे तौर पर काम करेंगी। उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट और रेड टेप लॉ, जो तो लाल फीताशाही कानून जिसको बोलते हैं, उससे ज़्यादा दिखाने नहीं पड़ेगा और सीधे यहाँ पर रेलवे के डेवलपमेंट में काम हो सकेगा, रेलवे से उनका बिजनेस हो सकेगा। तो यही प्राइवेटाइजेशन है। इससे लोगों को तो अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा। तो लोग ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं फिलहाल। हम तो यही है प्राइवेटाइजेशन की राय कि हम प्राइवेट सोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं और उसको रेलवे से जोड़ रहे हैं, बस यही है प्राइवेटाइजेशन एक शब्द में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि केन बेतवा नदी का लिंक बनाया गया है, जिसके लिंक पर करीब 7 बांध बनाने की बात करी गई, जिसके लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। 2 बांध जो है हमारे यूपी में बनेंगे और 5 बांध जो है हमारे MP में बनेगा। तो इसमें यह कहा गया है कि जो इन बांधों से निकलने वाली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है और जो हमारी सोलर एनर्जी है, उसका जो सीधा जो ट्रांसफ़र कहाँ पे होगी, ये बिजली सीधे रेलवे में ट्रांसफ़र होगी। और रेलवे इसलिए यहाँ पर अपना अक्षय प्लांट लगा रहा है। तो रेलवे कुछ यहाँ से बिजली प्राप्त करेगा, ठीक है। मतलब कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज से यहाँ पर एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं।
रेलवे को। और दोस्तों रेलवे में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग के लिए बात करी जाती थी कि चार्जिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे कि हमारा काम में बहुत ज़्यादा डिले होता है, इसलिए बैटरी स्वैपिंग जैसी नीतियों पर काम करा गया है। तो दोस्तों अब मेरा मानना ये है, मैंने पूरी कोशिश करी कि रेलवे किस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आपको समझाने की। आपको क्या इस बारे में समझ में आया, प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा। अब दोस्तों बताता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो कि इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों बेरोजगारी 6.65% रही है अभी जनवरी की, इस साल जनवरी की, जो कि मार्च 2021 जो कि कोविड पीरियड से सबसे कम रही है अभी तक की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे कम कहाँ पे रही है? इनमें सबसे बड़ा योगदान है हमारी गांव की बेरोजगारी में। गांव की बेरोजगारी में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, और शहर की भी बेरोजगारी में कमी आई है, लेकिन कोई खास नहीं है। 9.8% थी, अब 8.13% हो गई है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कोविड के जो प्रतिबंध है वो उनमें ढील आई है, जिससे कि व्यापार जो है रनिंग में चल रहा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अभी हमारे जो 2021 का लास्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा था जब, तो ओमिक्रॉन के आने से बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कोविड के प्रतिबंध आ गए थे, और इसीलिए इस बजट पे कोविड का जो असर जो है वो दिखा है। इसीलिए बेरोजगारी आपको इस समय ज़्यादा दिख रही है। मेरी उम्मीद है और मेरा अंदाज़ा है कि इस बजट से आने वाले 3 से 4 सालों में जो है कम हो जाएगी बेरोजगारी। और दोस्तों अभी जो CMIE का नया डेटा आया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग और फॉर इंडियन इकॉनमी, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। तो ये गवर्नमेंट के अंडर में ये डेटा नहीं बनाती है ये कंपनी। तो ये जब रिसर्च करते हैं तो इनके अनुसार जो इस साल का डेटा है, वो इस महीने का बोल रहा हूँ, इस साल का, तो हरियाणा की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और ऐसे स्टेट्स की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल यूपी इस बार अपनी अच्छी स्थिति में चल रहा है, 3% बेरोजगारी है यहाँ पर, बेरोजगारी रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति इस बार जो जिसकी है वो है तेलंगाना की, 0.1%। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, एक साइन है, सिंबल है हमारा डेवलपमेंट का। अब दोस्तों जब बजट आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी जीडीपी का अनुमान जब लोग लगाने लगते हैं तो कहा जाता है कि जीडीपी कितनी जाएगी। तो हमारी जो डोमेस्टिक रिपोर्ट अभी इस बार की कहती है, क्रिसल के अनुसार कहा गया है कि 7.8% जाने का अनुमान है, और हमारी जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार 8.6% जाने का अनुमान है। तो ये सब अनुमान हैं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी यहाँ तक आपको समझाने की डेटा को। अब दोस्तों इस बजट को थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं कि ये बजट आखिर है कैसा। मतलब कि हमें अब निगेटिव राय को भी साथ में लग कर इस चीज़ को समझाना है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि जो इन्वायरमेंट को लेकर काम हो रहा है, तो इस योजना में खुद में ही एक विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम अर्बनाइजेशन पर काम कर रहे हैं, मतलब कि शहरीकरण पे काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बात हो रही है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए इन्वायरमेंटल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम होगा ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बजट की टाइमिंग सही नहीं है। मतलब कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। बजट की टाइमिंग गलत इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि ये वक्त लोगों को पैसा देने का है, ना कि पैसा खर्च करने का है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि इस वक्त पैसा देने का नहीं, ये पैसा लाने के सोर्सेज बढ़ाने का वक्त है। मतलब कि अगर हम पैसा देने की जगह पैसा लाने के सोर्सेज को बढ़ा देंगे, समझ रहे हैं आप, लाने के सोर्सेज को जब हम बढ़ा देंगे तो उसका फ़ायदा अभी नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में होगा। यही हमारे दो दूसरे एक्सपर्ट हैं ये कह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा घर बनता है, तो आप लोग देखते हैं कि जब घर बन रहा होता है तो हमारे खर्चे बढ़ने लग जाते हैं, और जब खर्चे बढ़ने लग जाते हैं तो हमारी जो सेविंग्स होती हैं वो घटने लग जाती हैं। बस कुछ इसी तरह से हो रहा है। भले ही जैसे कि मैंने बताया कि इस बार का बजट जो है 39.44 लाख करोड़ रुपए का, जो कि पिछले साल से 3 से 4% बढ़ा है। तो हमारे खर्चे तो बढ़े हैं 3 से 4%, लेकिन जो महंगाई मतलब कि इन्फ्लेशन है वो 5 से 6% चल रही है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे चल रही है और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर चल रहा है। तो हमें अगर महंगाई को घटाना है तो हमें सबसे पहली चीज़ तो अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमें रोज़गार पर काम करना होगा, जिससे कि हमारी इन्फ्लेशन कम हो सकती है और ये लेवल बराबर हो सकता है। ठीक। और दोस्तों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे कि इस बार बोला गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 134% बढ़ा है। पिछली साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 6.5 लाख करोड़ का था, और उस बार के हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, मुद्दा ये उठाते हैं कि क्या इतने पैसे सरकार खर्च कर पाएगी।
क्या इतने पैसे सरकार खर्च कर पाएगी? क्योंकि पिछले साल के अभी नवंबर तक में ही सरकार सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर पाई थी, वो भी ठीक से नहीं खर्च कर पाई थी। तो प्रॉब्लम सारी ये होती है कि बजट तो बन जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्सिडी में सरकार कोई कटौती, सब्सिडी में सरकार ने कटौती कर दी है, फूड सब्सिडी में सरकार ने काफ़ी ज़्यादा कटौती कर दी है, ठीक है, मनरेगा पर सरकार ने कटौती कर दी है। तो ये सब ये जो है इसके यहाँ के डिसएडवांटेजेज हैं, ठीक है। और अगर इन सब चीज़ों पर और तो और हमारा जो हॉस्पिटैलिटी है इसमें दवाओं की जगह इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। एजुकेशन में इस बार 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्चे करे जा रहे हैं, और जो कि डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बात करी जा रही है। तो एजुकेशन वाले में हमारे कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इस वक्त हमें टीचर्स की भर्ती पर काम करना चाहिए, ना कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन के प्रमोशन पर बात करनी चाहिए। मतलब कि 200 जो टीवी चैनल खुले वो तो अच्छे हैं, लेकिन अगर हम टीचर की भर्तियों पर अगर काम करते और अगर एक ऑफलाइन एजुकेशन को प्रमोशन करने की बात करते, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की क्या स्थिति है और बच्चे किस तरह से मक्कारी कर रहे हैं वो आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसलिए एक्सपर्ट का कहना था कि अगर हम इस चीज़ पर काम करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो सभी रायों को हमने आप सभी के सामने मौजूद प्रस्तुत कर दिया। हमने ना बात करी पक्ष की, ना बात करी विपक्ष की, हमने निष्पक्षता से सारे आंकड़े आपके सामने रख दिए। आपको हमारी बातें समझ में आई हों तो ज़रूर बताइएगा। आपको लेकर इस बजट की क्या राय है भी हमें प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। और जय हिंद, जय भारत।